मंच पर विराजमान सभी साध्वी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। समस्त आचार्यों का स्मरण करते हुए उनके चरणों में वंदन। सभागृह में उपस्थित तेरापंथ समाज के प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कुछ लोग जिनको मैंने पढ़ाया है, मेरे विद्यार्थी, मेरे मित्र, मेरे सहकर्मी, वो भी यहाँ पे दिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मेरे मम्मी पापा के मित्र घोड़ावत जी और माया वोरा आंटी नहीं है? अच्छा, ठीक है। एनी विच वेज, मुझे आज विषय दिया गया है इनर पीस, एनर्जी एंड हार्मनी, आंतरिक शांति, ऊर्जा और सौहार्द। मैं कहाँ से शुरू करूँ? एक हल्की सी बात से, एक बहुत ही हास्य वाली बात से शुरू करते हैं, फिर अपने विषय पे आ जाएंगे। अभी हमारे परिवार में एक शादी थी कुछ दिनों पहले, 2-3 महीने पहले। तो सारे ही परिवार के लोग, जो हमारे दादाजी के सारे भाई बहन थे, सब एक जगह इकट्ठे हुए। अब शादी में तो बड़ा आनंद रहता है। रात में 10-11 बजे सब भाई बहन, कजिन, मासी, बुआ, फूफा सब बैठ के बात कर रहे थे। तो सब खूब धुरंधर बुद्धिमान लोग हैं हमारे परिवार में, मतलब भी ऐसा उनको लगता है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। तो विषय निकला कि ईश्वर कौन है, और बड़ा जबरदस्त विषय है, आध्यात्मिक विषय भी है, लगता तो धार्मिक भी है। ईश्वर कौन है? तो बात चल रही थी, चलते चलते अब हमारी बुआ है, कजिन है, शुरू से ही बड़े फेमिनिस्ट आंदोलनों का हिस्सा रही हैं, नेता बनते बनते रह गई बस। तो उन्होंने कहा कि भाई ईश्वर जो कोई भी है, ये पक्की बात है कि ईश्वर पुरुष नहीं है, क्योंकि ईश्वर इतना निर्मम और संवेदनाहीन नहीं हो सकता है। अब उनकी अपनी कुछ अनुभव होंगे, उनकी पीड़ाएं होंगी। फूफा साहब भी वहीं बैठे थे, उनके हस्बैंड। अब वो कैसे, तो निजी हमला था, इस बात का ईश्वर से तो कोई संबंध ही नहीं। 5 मिनट चुप्पी के बाद फूफा साहब ने एंट्री ली और कहा कि बात ये सब ठीक है, लेकिन ईश्वर जो है वो नारी भी नहीं है, क्योंकि इतना कंफ्यूज तो नहीं हो सकता है। दोनों चुप हो गए। एक हमारे रिलेटिव हैं, वो अमेरिका में रहते हैं। उनकी एक समस्या है, जो जिस बिल्डिंग में, अपार्टमेंट में रहते हैं, उनसे नीचे, उनकी फ्लोर के जस्ट नीचे अश्वेत लोग रहते हैं। कुछ नाइजीरिया के विद्यार्थी हैं जो पढ़ने आए हैं वहां पर, और वो बड़ा उधम उधम करते रहते हैं, गाना वाना बजाते रहते हैं, नाचते रहते हैं, मदिरा पान करते रहते हैं। अंकल बड़े त्रस्त रहते हैं इस चीज से, तो बहुत दुखी है वो। सब बातों में उन्होंने कहा सब कुछ तय है, पर यह पक्की बात है कि ईश्वर अश्वेत नहीं है। अब मैं तो समझ ही नहीं पाया इस बात का अर्थ, ईश्वर कौन से वर्ण के हैं। एक और हमारे अंकल हैं, वो केनिया में रहते हैं, वो तो अश्वेतों के ही बीच में रहते हैं। उनका बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो अमेरिका के साथ चलता था, फिर अमेरिकन पार्टनर्स ने कुछ न्याय नहीं किया, उनके साथ बिजनेस बंद हो गया। तो उन्होंने तुरंत ही रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, ईश्वर श्वेत भी नहीं है, नहीं हो सकता, श्वेत नहीं है। न वो अमेरिका से थे ईश्वर, न यूके से थे, ये लोग बहुत तेज होते हैं, ईश्वर श्वेत नहीं है। अब बताइए बात निकली कहां से, ईश्वर कौन है और कहां कहां पहुंच गई। तो एक हमारा 8 साल का भांजा है, उसको नींद आने लग गई। उसने कहा मैं तो सब समझ गया हूं, मैं सोने जा रहा हूं। तो मैंने ऐसे मजाक में पूछा कि यार चैंपियन, तुम इतनी घनघोर बौद्धिक चर्चा चल रही है और तुम समझ गए कि ईश्वर कौन है? तो उसने कहा हाँ, कितना तो सिंपल है, ईश्वर कौन है? ईश्वर माइकल जैक्सन है। क्योंकि अगर ईश्वर पुरुष नहीं है, अगर ईश्वर स्त्री नहीं है, अगर ईश्वर श्वेत नहीं है, ईश्वर अश्वेत नहीं है, तो बहुत ही सिंपल है ना, ईश्वर कौन है? माइकल जैक्सन है। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि महामूर्खता जो है, महामूर्खों में सर्वाधिक आत्मविश्वास होता है। मूर्खता वैसे परमात्मा का प्रयोजन है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। लेकिन आप देखिए कि
हमारे समाज में से हमें अनेक लोग मिलेंगे हु आर प्रीटी श्योर अबाउट व्हाट दे डोंट नो। उन्हें जबरदस्त आत्मविश्वास है उन विषयों पर जिनके बारे में उनकी कोई समझ नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा आज कुछ ऐसा बोलने की कि मैं ऐसे उदाहरणों में शुमार न हूं। मजाक की बात है थोड़ा। और इसके बाद मेरे ख्याल से भोजन भी है, तो मैं ये भी समझता हूं कि भोजन के जस्ट पहले वाले सत्र में बहुत ज्यादा अगर गंभीर बातें कर दी जाए तो अपने आप क्रांतिकारी विचार आने लगते हैं। अपने विषय पर आ जाए, नहीं तो अन्यथा अगली बार तेरापन समाज मुझे बुलाएगा नहीं। आंतरिक शांति, ऊर्जा, इसमें बीच वाला पोर्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ नई बात होगी। ऊर्जा पर बहुत बात होती नहीं है। और हार्मनी। तो हम स्टार्ट करते हैं इनर पीस से। इनर पीस से हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि यहां जितने भी लोग हैं वो बिजनेस बैकग्राउंड से हैं और प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हैं। आइदर दे आर बिजनेसमैन और दे आर प्रोफेशनल्स। हमें कौन सी, हमारा जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो क्या होती है? हमारी ड्राइविंग फोर्स जो है वो हमारी एम्बिशन होती है, मैं ऐसा समझता हूं। राइट गुड़ावत अंकल? हर आदमी में एम्बिशन होती है। अब ये अंग्रेजी का शब्द है एम्बिशन, और इसके हिंदी में दो अर्थ होते हैं। एम्बिशन का पहला अर्थ होता है महत्वाकांक्षा, और इसका एक और लगभग नजदीकी अर्थ होता है उत्कृष्टता की आकांक्षा। कॉमन पैरेलेंस में हमें लगता है एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा, लेकिन लगभग इससे मिलता जुलता एक और शब्द है जिसका अर्थ होता है उत्कृष्टता की आकांक्षा। मैं समझता हूं इस विषय पर हम जब बात शुरू करें तो बात यहीं से शुरू करनी चाहिए कि हमारे जो एम्बिशन है उसका फैब्रिक जो है वो ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है। जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है, वो चीज जो हमें संचालित करती है, जिसके कारण रोज सुबह हम उठते हैं, इस भाग दौड़ का हिस्सा बनते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो एम्बिशन ही। लेकिन उसका जो मूल तत्व है वो ऑर्गेनिक है कि वो इनऑर्गेनिक है? थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्या अंतर है महत्वाकांक्षा में और उत्कृष्टता की आकांक्षा। महत्वाकांक्षा मस्तिष्क से पैदा होती है, दिमाग से पैदा होती है। महत्वाकांक्षा अहंकार को पोषित करती है, हमारे ईगो को मसाज करती है। महत्वाकांक्षा ही है जो आपको हर दौड़ का हिस्सा बनाती है। महत्वाकांक्षा ही है जो आपके भीतर सर्वाधिक अशांति पैदा करती है। महत्वाकांक्षा ही है जो आपकी विश्रांति को भंग करती है। महत्वाकांक्षा ही है जो धीरे धीरे आपके गुणों का नाश करती है। महत्वाकांक्षा ही है जिसके कारण आप बहुत ज्यादा प्रतियोगी माइंडसेट के हो जाते हो। महत्वाकांक्षा ही है जिसके कारण धीरे धीरे आपके सब अपने जो हैं पीछे छूटने लग जाते हैं। महत्वाकांक्षा ही है जिसके कारण दूसरों के दुख से आपको सुख मिलने लगता है। महत्वाकांक्षा आपके गुणों का भी नाश करती है, आपके गुणों को क्षीण करती है धीरे धीरे। इसके विपरीत एक चीज है जिसका नाम है उत्कृष्टता की आकांक्षा, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। यह उत्कृष्टता की आकांक्षा आपके हृदय से पैदा होती है और आपके हृदय को ही तृप्त करती है। यह रचनात्मक होती है, यह धीरे धीरे आपको बेहतर इंसान बनाती है, जबकि महत्वाकांक्षा धीरे धीरे आपको बुरा इंसान बनाती है। उत्कृष्टता की आकांक्षा आप में गुण पैदा करती है क्योंकि यह संवेदना के इर्द गिर्द ही रची होती है। यह आप में धीरे धीरे गुण पैदा करती है, धीरे धीरे आपको बेहतर इंसान बनाती है। यह आपको हर दौड़ से बाहर खींचती है, यह दौड़ का हिस्सा नहीं बनाती। उत्कृष्टता की आकांक्षा दौड़ में आपको शामिल नहीं करती। उत्कृष्टता की आकांक्षा कहती है एक विषय चुनो, एक क्षेत्र चुनो, उसमें पूरी तरह से रम जाओ, उसमें पूरी तरह से डूब जाओ। तो दौड़ने का उपदेश जो है उत्कृष्टता की आकांक्षा नहीं देती है। उत्कृष्टता की आकांक्षा जो है वो डूबने का आपको जो है इस विचार को आगे बढ़ाती है।
आपके भीतर शांति विश्रांति जो है वो उत्कृष्टता की आकांक्षा पैदा करती है, आपको इंसान भी बेहतर बनाती है, आपकी रचनात्मकता का दायरा बढ़ता है, आपकी संवेदना का दायरा बढ़ता है। अगर हम महत्वाकांक्षा की बात करें तो वो आपकी संवेदना और चेतना को छोटा करती चली जाती है। अगर हम महत्वाकांक्षा की बात करें तो वो आपको स्वार्थी बनाती चली जाती है। अगर हम महत्वाकांक्षा की बात करें तो वो आपको आत्म केंद्रित बनाती जाती है। अगर महत्वाकांक्षा की बात करें तो आप हर चीज में ये देखते हो जिसमें मेरे लिए क्या है, व्हाट इज टेक होम फॉर मी। पर उत्कृष्टता की आकांक्षा आपकी चेतना को विस्तृत करती है, आपकी संवेदना को और ब्रॉड बेस्ड बनाती है, कॉम्प्रहेंसिव वृहद बनाती है। अगर आप में उत्कृष्टता की आकांक्षा है तो आपको पर्वतों से, जंगलों से, पशु पक्षियों से भी उतना ही प्यार रहेगा जितना इंसानों से रहेगा। लेकिन अगर आप में महत्वाकांक्षा है तो इन सब के लिए आपके हृदय में कोई जगह नहीं रहेगी। अगर महत्वाकांक्षा है तो आप बस वर्तमान और भविष्य की ओर देखोगे, लेकिन अगर उत्कृष्टता की आकांक्षा है आपके भीतर तो आपके इतिहास से आपको प्यार रहेगा, आपकी रूट्स से आपको प्यार रहेगा। जिस स्कूल में आप पढ़े, जिस गांव में आप पैदा हुए, आपका जो पुश्तैनी मकान था, आपके जो बचपन के दोस्त थे, वो सब आपके साथ रहेंगे, हृदय के नजदीक रहेंगे, अगर आप में उत्कृष्टता की आकांक्षा है। और अगर सिर्फ महत्वाकांक्षी आप हो तो अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग साझीदार बनाते जाओगे और पाओगे कि आप मूल रूप से अकेले हो। तो हमें अपनी बात यहीं से शुरू करनी है, हमें आज की चर्चा यहीं से शुरू करनी है कि जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है वो कैसा है, वो जहरीला तो नहीं है कहीं, वो जो एक चीज है जो हमें टोटली संचालित कर रही है, ऐसा तो नहीं कि इनऑर्गेनिक है, वो कहीं सिंथेटिक तो नहीं है। वो स्कूलों में ये सिखाया नहीं जाता है। स्कूल में पहली चीज सिखाई जाती है कि आपको अच्छा आदमी बनना है। गलती कॉलेजेस की है जहां सिखाया जाता है कि स्मार्ट बनना है, सक्सेसफुल बनना है। मैं समझता हूं कि इस समाज को जितने अच्छे लोग दिए वो स्कूलों ने दिए। मेरा खुद का कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, लेकिन मैं ये दोष लूंगा हमारे ऊपर। ये सक्सेसफुल बनने का प्रेशर, ये सक्सेसफुल बनने का उपदेश जो है, ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने दिया है। स्कूलों ने तो बहुत अच्छा काम किया है और अभी भी कर रहे हैं, मैं समझता हूं। तो हम अपनी बात यहां से शुरू करेंगे कि हम किसके जैसे हैं। हम जगजीत सिंह जी के राह पे चल रहे हैं कि हम हनी सिंह की राह पे चल रहे हैं। अब आप देखिए, वही महत्वाकांक्षा और वही उत्कृष्टता की आकांक्षा, अंग्रेजी में एक ही शब्द है एम्बिशन। दो किस्म के उसके अर्थ हैं, एक है महत्वाकांक्षा और एक है उत्कृष्टता की आकांक्षा। अब जगजीत सिंह जी को देखिए आप, एक दुर्घटना हो गई थी उनके जीवन में, बेटा नहीं रहा, दर्द आ गया आवाज में, सारी महत्वाकांक्षा समाप्त, सिर्फ एक ही चीज बची थी, उत्कृष्टता की आकांक्षा, बेहतर गाऊं, बस बेहतर संगीत निर्मित हो, बेहतर गाना बने। कभी दोहे गाए, कभी छंद गाए, कभी कबीर गाया, कभी निदा फाजली को गाया, कभी भजन गाया, कभी फिल्मी सॉन्ग गाया। कोई कहीं पहुंचने की कोई जद्दोजहद नहीं थी, दर्द था आवाज में। जगजीत सिंह। और ऑपोजिट उदाहरण देखिए हनी सिंह। कभी समझ में आता है कि वो रिहेबिलिटेशन में है ड्रग्स के कारण, कभी समझ में आता है कि अमेरिका में शो कर रहे हैं, फिर समझ में आता है डिप्रेशन में चले गए, फिर समझ में आता है कि वो तो राजनीतिक प्रचार कर रहे हैं। ये जो वेवरिंग, ये जो बिहेवियर, इनकंसिस्टेंट बिहेवियर है, ये महत्वाकांक्षा का नतीजा है। और उदाहरण देखिए, अपने इर्द गिर्द हजारों उदाहरण मिलेंगे। सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, एक ही मैदान पर बड़े हुए, एक स्कूल में पढ़े, एक ही प्रशिक्षक से सीखे हुए लोग, जो दोनों ही बराबर से प्रतिभाशाली थे। दोनों सफल हुए, दोनों भारतीय टीम का हिस्सा बने, दोनों सफल हुए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर में उत्कृष्टता की आकांक्षा थी। वो सफलता को पचा गए, उस सफलता ने सिर में चढ़कर तांडव नृत्य नहीं किया। और एक दिन हमने अखबार में पढ़ा कि बहुत भारत के बड़े क्रिकेटर विनोद कांबली होटल में गए, वहां पर कमरे में चेक इन नहीं मिला, नाराज हो गए बहुत। एक दिन हमने पढ़ा कि विनोद कांबली ने पब में जो है लोगों से दुर्व्यवहार किया, गालियां करी। फिर एक दिन हमने पढ़ा होटल में मारपीट करी। और फिर एक दिन हमने पढ़ा कि कांबली का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। फिर एक दिन हमने पढ़ा कांबली टीम से बाहर कर दिए जाए। फिर एक दिन पढ़ा कि कांबली का तलाक हो गया है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, ये सबके जीवन में हो सकता है, लेकिन मूल तत्व को समझना जरूरी है। उत्कृष्टता की आकांक्षा किसमें थी और महत्वाकांक्षा किसमें थी। आईटी इंडस्ट्री की बात करते हैं।
आप सभी ने इन्फोसिस और सत्यम दोनों की कहानियां देखी होंगी, दोनों केस स्टडीज आपने पढ़े होंगे। इन्फोसिस एथिक्स, इन्फोसिस मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की उच्चतर मानदंड करना। इन्फोसिस मतलब 5 करोड़ की लाइब्रेरी कौन बनाता है यार अपने एम्प्लॉइज के लिए। इन्फोसिस मतलब गार्डन में, मतलब मेस में वॉश बेसिन नहीं है, गार्डन में जाकर हाथ धोइए, पौधों, वो हाथ से धुला हुआ पानी भी पौधों को लगे, ये इन्फोसिस है। और सत्यम, सत्यम आप सभी को मालूम है, एक बैलून था सत्यम जो बर्स्ट हो गया। रामलिंगम राजू, एक जमाने हम क्या पढ़ते थे, फाइनली आप हम सबको मालूम है कहानी। महत्वाकांक्षा कहां थी और उत्कृष्टता की आकांक्षा कहां थी। 2 फिल्म मेकर्स, राजकुमार हिरानी, उत्कृष्टता की आकांक्षा, राम गोपाल वर्मा, महत्वाकांक्षा। आप देखिए अपने इर्द गिर्द हर क्षेत्र में हमें ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। राजनीति की बात करते हैं, जिस चौराहे पर जाइए आप तो नेताओं के फोटो लगे हुए मिलेंगे, उसमें मैं भी शामिल हूं। बहुत ऑटो के पीछे फोटो लगवाए मैंने भी। देखिए राजनेता जो है हर चौराहे पर अपना फोटो लगवाते हैं, स्वयं के ही जन्मदिन पर स्वयं का ही अभिनंदन करवाते हैं, स्वयं के ही लोगों से बार बार, अरे भाई आप एक बार पैदा हुए उसका कितना जश्न मनाओगे। ये सब करते हैं विजिबिलिटी के लिए, अपना कद बढ़ाने के लिए, ताकि उनका कद बढ़ जाए। और आप देखिए भारत में एक व्यक्ति हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपने कभी किसी चौराहे पर उनका होर्डिंग या कटआउट देखा? क्या बने वो? भारत के राष्ट्रपति। तराजू के एक पलड़े में आप कलाम साहब तो रख दीजिए, तराजू के दूसरे पलड़े में भारत के सारे पॉलिटिशियंस तो रख दीजिए, कौन सा पलड़ा भारी रहेगा? डॉक्टर कलाम का। तो हमें कहीं ना कहीं यह समझना होगा कि अशांति शुरू कहां से होती है, अशांति की उत्पत्ति जो है वो कहां से शुरू होती है? वो महत्वाकांक्षा से ही शुरू होती है। और मैं बताऊं आपको, महत्वाकांक्षा होगी तो वो पॉइजनस ही होगी। महत्वाकांक्षा का कोई ऑर्गेनिक स्वरूप हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो महत्व की आकांक्षा है। उसका संधि विच्छेद करेंगे तो आप पाएंगे महत्व की आकांक्षा, उत्कृष्टता की आकांक्षा वेजिटेरियन है, शाकाहारी है, ऑर्गेनिक है। उत्कृष्टता की आकांक्षा रचनात्मकता से परिपूर्ण है, वो जरूर जो है ऑर्गेनिक हो सकती है। तो हमारा जीवन जो गवर्न होना चाहिए वो उत्कृष्टता से गवर्न होना चाहिए, महत्वाकांक्षा से गवर्न नहीं होना चाहिए। क्योंकि महत्वाकांक्षा आप रखेंगे तो तुलना करेंगे आप, उत्कृष्टता की आकांक्षा में कोई तुलना नहीं है। आज आपकी कंपनी जहां पर है, आपने किसी को प्रतिस्पर्धी में नहीं माना, आपने एक अपने स्वयं के लिए ही मापदंड स्थापित करते रहे, वो पहुंच गया वहां पर। हम कॉलेज यूनिवर्सिटी चलाते हैं, हमारा कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। हमें नहीं कोई कॉमर्स में या मैनेजमेंट में मेरिट लेके आनी, हमारा उद्देश्य ही नहीं है। हमारा तो उद्देश्य है कि मैनेजमेंट पढ़ने वाला बच्चा जो है वो रंगमंच पर अभिनय करे, मैनेजमेंट पढ़ने वाला बच्चा जो है वो नॉवेलिस्ट बने, मैनेजमेंट पढ़ने वाला जो बच्चा है वो क्रिकेटर बने। 2 क्रिकेटर दिए रेनेसा ने, आवेश और वेंकटेश दोनों, जबकि कोई मैदान ही नहीं है खेल का हमारे पास। सो एनी विच वेज, अपनी बात मैंने यहां भी मार्केटिंग कर दी अपनी यूनिवर्सिटी की, राइट। एनी विच वेज, मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं कि जो भी अपने क्षेत्र में अव्वल हैं, उन्होंने कभी किसी को बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा का हिस्सा वो बने ही नहीं, तभी तो वो इस स्थिति में आए। सबसे पहली बात जो आज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, हमें अपने अपने ड्राइविंग फोर्स को एक बार आत्म अवलोकन करके चेक कर लेना चाहिए कि वो महत्वाकांक्षा है या उत्कृष्टता है। उत्कृष्टता रहे तो बेहतर है। चलिए, अगर महत्वाकांक्षा है तो आज से ही उसको थोड़ा थोड़ा निर्मल करने का प्रयास किया जाए। उस महत्वाकांक्षा को हम उत्कृष्टता की आकांक्षा में कन्वर्ट कर सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के प्रणेता थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल प्रोग्राम के प्रणेता थे। लेकिन जब भी समय मिलता कहां पहुंच जाते थे? आपको तो मालूम होना चाहिए। कहां, जब भी अपना जन्मदिन मनाने कहां जाते थे? आचार्य महाप्रज्ञ जी की शरण में। किताब लिखी दोनों ने साथ में, आपको तो मालूम होगा ये। जस्ट इमेजिन,
डॉक्टर अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने कहा कि वो इफ्तार पार्टी का बजट है साहब, कब करनी है बताइए। उन्होंने कहा कोई पार्टी करने की आवश्यकता नहीं है, इस बजट को अनाथालय में बांट दीजिए। डॉक्टर कलाम के रहते हुए राष्ट्रपति भवन में कभी भी इफ्तार पार्टी नहीं हुई, ना दिवाली पार्टी हुई, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था दावतें करने। ये उत्कृष्टता की आकांक्षा के राह पर चलने वाले व्यक्ति के कर्म हैं। बहुत सिंपल सी बात है, हम अपनी जिंदगी में करते क्या हैं? व्हाट इज गोल ऑफ एवरी गोल? सोहित, व्हाट इज गोल ऑफ एवरी गोल? हर लक्ष्य का लक्ष्य क्या है? हर लक्ष्य का लक्ष्य तो शांति ही है ना। हम अपनी जिंदगी में पीस को ट्रेड करते हैं प्रोस्पेरिटी से, और फिर जब बहुत प्रोस्पेरिटी होती है तो वापस प्रोस्पेरिटी से ट्रेड करते हैं पीस। देखिए ऐसा होता है कि नहीं? यही होता है। हम अपने जीवन में शांति को दांव पे लगाते हैं, क्या पाने के लिए? संपन्नता। फिर संपन्नता पा लेते हैं, है ना। संपन्नता पा लेने के बाद कई बार एकांत में हमें महसूस होता है यार इतनी संपन्नता हो गई है कि यार शांति नहीं मिल रही। अकेला तो होता ही है ना आदमी, हर लड़ाई में होता तो अकेला ही है। कितने ही दोस्त हो, कितने ही घर परिवार वाले हों, आप जब बीमार होते हो, बुखार होता है तो भुगतना तो अकेला ही पड़ता है ना। अकेला जब होता है तो सोचता है यार दिन भर ये टेंशन रहता है, उस जमीन पे वो तो कब्जा नहीं कर लेगा, वहां की रजिस्ट्री पे वो तो कब्जा नहीं कर लेगा, अरे यार उसका तो नामांतरण नहीं कराया। मन होता 3 बजे फोन लगा दो अपने कर्मचारी को कि यार तू याद ही नहीं रखता है, तूने नामांतरण नहीं करवाया। अब बताइए ये क्या है? आप इनके स्वामी हो संपत्तियों की, कि संपत्ति सारी आपकी स्वामी है? हमने शुरुआत के फेज में पीस को ट्रेड किया प्रोस्पेरिटी से, बाद में जब ये लगा कि प्रोस्पेरिटी ही सबसे ज्यादा पीस में बाधा बन रही है तो फिर क्या करते हैं? उसके बाद क्या करता है आदमी? उसके बाद संतों की शरण में जाता है, भगवान की शरण में जाता है, आध्यात्मिक होता है, क्योंकि क्या चाहिए उसको? शांति। और एक बात है, बहुत नौजवान भी यहां बैठे हुए हैं, बिल्कुल ही इंप्रैक्टिकल बात भी नहीं करना चाहिए। जिंदगी के फर्स्ट फेज में यह करना लाजमी है, क्योंकि जोखिम उठानी पड़ती है आपको आगे बढ़ने के लिए। फर्स्ट फेज में यह करना लाजमी है, पर पूरी जिंदगी इसी कुचक्र में फंसे रहना, पूरी जिंदगी इसी कुचक्र में फंसे रहना, यह भी नादानी है। और यहां जितने भी सक्सेसफुल लोग बैठे ना, मालूम नहीं सक्सेसफुल लोग थोड़ा सच नहीं बोलते हैं। मैंने ऐसा महसूस किया, जो सफल हो जाता है ना वो इतनी झूठी झूठी कहानियां सुनाता है। सफल आदमी की सबसे बड़ी खासियत बताऊं, सामान्य आदमी तो भविष्य को लेकर झूठ बोलता है, सफल आदमी अपना झूठा इतिहास बनाता है। मुझे कॉलेज से निकाल दिया था, मुझे कोई 50,000 भी उधार नहीं दे रहा था, मैंने एक रात रेलवे प्लेटफॉर्म पे बिताई। अरे बहुत लोगों ने बिताई, जब ट्रेन छूट जाती इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात? वो झूठा इतिहास बना लेता है। मेरे रिश्तेदारों ने सपोर्ट नहीं किया। अरे रिश्तेदार तो होते ही हैं अपोज करने के लिए। इस दुनिया में कौन है जिसको रिश्तेदारों ने सपोर्ट किया? राइट। पर वो अपना झूठा इतिहास सच नहीं बताता है लोगों को। सच ये है, किसी भी सफल और सात्विक आदमी से पूछेंगे ना तो वो आपको बताएगा कि एक सच बात बताऊं, सफलता में प्रतिभा का, पुरुषार्थ का तो बहुत योगदान है, पर एक सच बात और बताऊं, इसमें किस्मत का भी बहुत रोल है। जब मैंने बहुत दिमाग लगा के जिन 10 साल बिजनेस करा तो मैंने ये पाया, और जब फिर मेरा फोकस थोड़ा सा हट गया और मैं दूसरी चीजों में लग गया तो पता चला, मैंने 5 साल बाद पलट के देखा तो जो बिजनेस मैंने यहां छोड़ा था वो यहां पहुंच गया। और कैसे पहुंच गया उसमें कोई मेरा योगदान ही नहीं था। यकायक ही पूरे सब जगह, पूरे मार्केट में लॉ के कोर्स चलने लग गए तो हमारा कॉलेज भी चलने लग गया, एडमिशन डबल हो गए। किसी का योगदान नहीं है उसमें। लोगों के भीतर भय है कि हर घर में वकील होना चाहिए, इसलिए लॉ कॉलेज चल रहे हैं। आप अच्छा पढ़ा रहे हो इसलिए थोड़ी चल रहे हैं। सच बता रहा हूं मैं ये मैं आपको सच बता रहा हूं। सो एनी विच वेज, सफल आदमी कई बार सच नहीं बोलता है, लेकिन आपकी सफलता में भाग्य का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो हमने जिंदगी के पहले चरण में पीस को ट्रेड किया, प्रोस्पेरिटी पाई। दूसरे चरण में प्रोस्पेरिटी दाव पे लगाते हैं, फिर हम दान देते हैं, गौशालाएं बनवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं। बनवाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तीर्थ पे जाते हैं। मैं तो समझता हूं जितने नौजवान हैं उनको मेरी एक सलाह ये है, और हम अपने डिस्कशन के दूसरे पार्ट पर आएंगे, इस उम्र में आप जितने तीर्थ जा सकते हैं जाइए। जरूरत आपको इस उम्र में है। क्लैरिटी जो है वो इस उम्र में आपको चाहिए। 70 साल की उम्र में जाके क्या करोगे आप? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से तो सिर्फ इनकम टैक्स काम कर सकता है, आप लोग थोड़ी कर सकते हैं।
सचमुच में मैं कह रहा हूं, मैं अभी नीम करौली बाबा के आश्रम होके आया, क्या अद्भुत जगह है, अमेजिंग प्लेस। एनी विच वेज, कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, गोल ऑफ एवरी गोल इज पीस। तो किसी दौड़ भाग का हम हिस्सा न बने, ये बात बहुत जल्दी समझ, जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना बेहतर है। डूबने में सार है, दौड़ने में सार नहीं है। डूबने में विश्रांति है, रम जाने में विश्रांति है, दौड़ का हिस्सा बनने में जो है अशांति है। ये तय बात है। अब आते हैं हम अपने डिस्कशन के अगले भाग में। हमने अभी तक जो बात करी वो ये करी कि अपने महत्वाकांक्षा को चेक करना है और महत्वाकांक्षा की बजाय किसको चुनना है, उत्कृष्टता की आकांक्षा। दूसरी बात हमने ये करी कि ठीक है, जीवन के पहले फेज में हमने शांति को दांव पे लगा दिया, संपन्नता पाली, पर लगातार ये नहीं करते रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जीवन जब खत्म हो जाए तो हम पाए कि यार आनंद ही नहीं उठाया, हमने कुछ अनुभव ही नहीं लिए, कुछ जाना ही नहीं, कुछ सीखा ही नहीं, कुछ ज्ञान ही हासिल नहीं किया। इस धरती पर आपके आने का एक प्रयोजन है, आपके ज्ञान चक्षु खुले हैं, बहुत सारी नई चीजें आप जाने, देखें, महसूस करें। इस उद्देश्य को तो हमने अपनी जिंदगी से हटा दिया। 2-3 स्किल है जिस पर आदमी पूरा जीवन बिता देता है। किसी को शेयर समझता है, किसी को एजुकेशन समझता है, किसी को सॉफ्टवेयर समझता है, किसी को हीरा समझता है, बस उसी समझ के सहारे पूरा जीवन चल रहा है। कितने विषय हैं समझने और जानने के लिए, कितनी सारी बातें हैं देखने समझने के लिए। सो पूरा जीवन इस कुचक्र में जो है हमें नहीं चलाना चाहिए। अब आते हैं आपके इस विषय के दूसरे हिस्से पर जो सबसे महत्वपूर्ण है, एनर्जी, ऊर्जा। मैं समझता हूं जो हम करते हैं वो हमारा एक्शन होता है। एक्शन से पहले कोई भी चीज थॉट लेवल पे कंसीव होती है। एक्शन से पहले क्या है? थॉट। थॉट से पहले क्या है? माइंडसेट। माइंडसेट है, माइंडसेट ही है। और अगर आप बहुत गहराई से सोचेंगे तो माइंडसेट किस चीज से बनता बिगड़ता है? हमारे अनुभवों से तो बनता बिगड़ता है, लेकिन माइंडसेट को रेगुलेट करने के लिए मूल रूप से होती है ऊर्जा। ऊर्जा से माइंडसेट, माइंडसेट से थॉट, थॉट से एक्शन। यही क्रम है, यही संरचना है। पूरी जिंदगी आप देखिए, सब तरफ लोग ताकत के पीछे भाग रहे हैं। सबको ताकत चाहिए, सबको पावर चाहिए। पावर के भी हिंदी में 2 अर्थ हैं, एक है शक्ति और एक है ऊर्जा। या उल्टा कर लीजिए आप, पावर को मानिए शक्ति। शक्ति के 2 अर्थ हैं, ताकत और ऊर्जा। लोग भागते हैं ताकत के पीछे, लोगों को भागना चाहिए किसके पीछे? ऊर्जा। बिजनेस और पॉलिटिक्स करने से ताकत बढ़ती है, स्वामित्व और उपभोग से ताकत बढ़ती है, सूचना पहले हासिल कर लेने से ताकत बनती है, बहुत सारे लोगों को अपने आप से जोड़ लेने से ताकत बनती है। लेकिन स्वामित्व के ऑपोजिट त्याग करने से क्या पैदा होती है? ऊर्जा। छोड़ देने से क्या पैदा होती है? ऊर्जा। बिजनेस और पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए, कला, साहित्य, खेल, कविता, पर्यावरण, इन क्षेत्रों में इन्वॉल्व होने से क्या पैदा होती है? ऊर्जा। जानकारी से ताकत पैदा होती है, लेकिन ज्ञान से क्या पैदा होती है? ऊर्जा। पाने से ताकत पैदा होती है, छोड़ देने से क्या पैदा होती है? ऊर्जा। स्वार्थ से ताकत पैदा होती है, निस्वार्थ भाव से क्या पैदा होती है? ऊर्जा। एक बैडमिंटन का कोच था, पुलेला गोपीचंद, आपने नाम सुना होगा। उसने भारत में बैडमिंटन को सुधारने की जिम्मेदारी ली, अपने बीवी के गहने वहने बेचकर एक बैडमिंटन की एकेडमी बनाई, बच्चों को तैयार करने लगा। एक खिलाड़ी उसने बनाई जिसका नाम था साइना नेहवाल। वो पुलेला गोपीचंद की शिष्या थी और खेलते 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 वर्ल्ड की नंबर 2 रैंकिंग तक साइना नेहवाल पहुंच गई। बहुत गर्व की बात है बैडमिंटन में उस स्थान पर पहुंचना। और साइना नेहवाल को एक दिन लगा कि बस अब
गोपीचंद सर तो मुझे यहीं तक पहुंचा सकते थे, नंबर 2 से नंबर 1 बनने के लिए मुझे फॉरेन कोच की जरूरत है। किसकी जरूरत है? फॉरेन। तो गोपीचंद जी को छोड़ दिया उसने और एक फॉरेन कोच रख लिया। वो दिन है और आज का दिन है, साइना नेहवाल का परफॉर्मेंस नीचे गया। गोपीचंद ने कोई इसका मलाल भी नहीं था, वो और खिलाड़ी तैयार करते रहे। उन्होंने एक और लड़की तैयार करी। कौन? सिंधु। और उसे तैयार करते रहे और एक दिन उसने ओलंपिक में क्या जीत लिया? सिल्वर मेडल। फिर एक और तैयार करा उन्होंने, श्रीकांत। अब ऐसे 15 खिलाड़ी आने वाले हैं और 15 मोर बैडमिंटन प्लेयर्स हु आर गोइंग टू रॉक दिस वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन, बेटर देन चाइना, बेटर देन जापान, बेटर देन कोरिया। मैं जो बात कहना चाहता हूं, पुलेला गोपीचंद में ऊर्जा है। मालूम है, ऑल इंडिया जब जीत कराए, ऑल इंग्लैंड जब जीत कराए थे पुलेला गोपीचंद, तो उन्होंने कोका कोला या थम्सअप का ऐड करने से मना कर दिया था। बहुत सारे पैसे लेके कंपनियां पहुंची, उन्होंने कहा मैं पीता नहीं हूं और मेरे हिसाब से किसी को यह पीना भी नहीं चाहिए सॉफ्ट ड्रिंक। ही डिनाइड। कितना बड़ा दिल चाहिए एक खिलाड़ी के लिए इतने बड़े विज्ञापन को ठुकरा देने के लिए। लेकिन अलग आदमी है, मैं मिला उनसे इसलिए कह रहा हूं, डिफरेंट आदमी, बहुत डिफरेंट आदमी है। ऊर्जा है उनमें और ऊर्जा से ताकत पैदा होती है। पुलेला गोपीचंद जो है वो एक नहीं 100 साइना नेहवाल बना सकते हैं, पीवी सिंधु बना सकते हैं। 100 साइना नेहवाल मिलकर एक पुलेला गोपीचंद नहीं बना सकते। चाणक्य अगर है तो वो 100 चंद्रगुप्त बना सकता है, क्योंकि उपेक्षा सही ना, अपमान सहा, तपस्या करी तो ऊर्जा पैदा हुई, उससे चंद्रगुप्त निर्मित होते चले जाएंगे। 100 चंद्रगुप्त मिलकर एक चाणक्य नहीं बना पाए। कभी आपने सुना कि सम्राट ने आचार्य बनाए? कभी सुना आपने? हमेशा आचार्य क्या बनाते हैं? सम्राट। तो ऊर्जा से ताकत पैदा होती है, ताकत से ऊर्जा पैदा नहीं होती। अब एक व्यावहारिक प्रश्न कि कई बार हम महसूस करते हैं कि ऊर्जा क्षीण हो रही है। कई बार हम जब सुबह उठते हैं तो हम महसूस होता है कि आज लो फील हो रहा है, दिन भी ठीक नहीं लग रहा है, कुछ पिछले 2-4-5 दिन से ऐसा महसूस हो रहा है कि माइनस में जा रहा है सब कुछ, माइंडसेट भी थोड़ा असुरक्षित हो रहा है। ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं? सच बताइए। एक नेगेटिविटी सी फील होती है हमें। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी ने, विद्यार्थी ने मुझसे पूछा था, हमारे एक प्रोग्राम होता है उसमें, कि साहब जब ऊर्जा रहित महसूस करें तो ऊर्जा पाए कैसे? तो मुझे लगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्रैक्टिकल है कि एनर्जी को मैं प्राप्त कहां से करूंगा। बहुत सोचा समझा तो मुझे भगवान बुद्ध की एक प्रार्थना मिली। उस प्रार्थना का मैं अर्थ ढूंढ रहा था। अर्थ पढ़ते पढ़ते उसका ऊर्जा से संबंध समझ में आया। बुद्धिज्म की एक प्रार्थना है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मैं किसी धर्म की बात नहीं करना चाहता हूं, मैं तो उस प्रार्थना की बात करना चाहता हूं। उसका अर्थ है, पहली लाइन सुनिए आप, बुद्धम शरणम गच्छामि। जब आप ऊर्जा रहित महसूस करें तो आप भगवान की शरण में जाइए, देवता की शरण में जाइए, संतों की शरण में जाइए, आचार्यों की शरण में जाइए। उस स्थान पर जाइए जहां वो पैदा हुए, उस स्थान पर जाइए जहां उन्होंने समाधि ली। बुद्धम शरणम गच्छामि। वहां जाने से आपके भीतर की ऊर्जा में वृद्धि होगी। फिजिक्स का साइंस एक सिद्धांत है जिसको हम हिंदी में कहते हैं ऋणानुबंध, जगह का ऊर्जा से संबंध। ये प्योर साइंस है, जगह का ऊर्जा से संबंध। आपने देखा होगा हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं वो किसी एक स्थान को ज्यादा पसंद करते हैं। दादा दादी नाना नानी को याद करिए, या तो बालकनी के एक स्थान को वो पसंद करते हैं, या एक सोफा है या एक बेड है जहां पर दिन के अधिकांश समय वो बैठते हैं। याद कर पा रहे हैं आप भी महसूस करेंगे कि घर के किसी एक बेड पर आपको नींद बहुत बेटर आती है। वो कई बार ड्राइंग रूम का सोफा भी होता है, आपको बेटर नींद आती है। जगह का संबंध, हर जगह का अपना अपना ऊर्जा का स्तर होता है। अब तो खैर उसको नापने के यंत्र भी आ गए हैं, ऋणानुबंध। सो पहला जो
उस प्रार्थना का हिस्सा है बुद्धम शरणम गच्छामि। भगवान है तो वहां जाइए, भगवान तो अब इस दौर में मिलते नहीं है, आचार्य देवता हैं वहां जाइए, साधु संत हैं उनसे मिलिए, उन स्थानों पर जाइए जहां वो पैदा हुए, उन स्थानों पर जाइए जहां उन्होंने समाधि ली, उन स्थानों पर जाइए जहां उनको सर्वाधिक ज्ञान मिला, उन स्थानों पर जाइए जहां जो स्थान उनको प्रिय थे। बुद्धम शरणम गच्छा। और इसको व्यावहारिक कंटेक्स्ट में आप इंटरप्रेट कर लेना चाहते हैं तो चलिए, आपको कोई नहीं मिल रहा है तो अपने से ज्यादा पवित्र हृदय वाले व्यक्ति के पास जाइए, अपने से ज्यादा तपस्या करने वाले के पास जाइए, अपने से ज्यादा निस्वार्थ आदमी के पास जाइए। ढूंढिए अपना कोई पुराना टीचर, ढूंढिए संस्कृत हिंदी पढ़ाने वाला आपका स्कूल का कोई पुराना टीचर जो बहुत अच्छा आदमी है। अपने आजू बाजू देखिए कौन है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, अनाथालय चला रहा है, वृद्धाश्रम चला रहा है, पौधे लगा रहा है, रक्तदान कर रहा है, मदद करता है, बेहतर इंसान है। गो टू दैट पर्सन, स्पेंड 15 मिनट्स विद हिम, यू विल फील दैट योर एनर्जी हैज रिवाइव्ड, इट हैज, आई मीन यू विल फील दैट देयर हैज बीन सम एनहांसमेंट इन इट। बुद्धम शरणम गच्छा। ये भी नहीं कर पा रहा है, ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो सेकंड है धम्मम शरणम गच्छामि। आपके भगवान के उपदेश, जो भी धर्म को आप फॉलो करते हैं, उनके उपदेश, उनके संदेश, वो पढ़ने से, रिसाइट करने से, महसूस करने से, और जरूरी नहीं पूरी किताब पढ़ें, कोई पन्ने की कोई भी लाइन पढ़ लीजिए, वो पढ़ने से भी ऊर्जा में वृद्धि होती है। जैन धर्म में लिखा है कि हमें जो है त्याग करना चाहिए, पर जैन धर्म में ही लिखा है कि त्यागने से पहले जागना जरूरी है, अन्यथा त्याग भी क्या पैदा कर देता है? अहंकार। अद्भुत धर्म है हमारा, जैन धर्म से अद्भुत कोई धर्म नहीं है। और मैं भी कुछ नहीं जानता था, फिर मुझे मुंबई से पर्यूषण व्याख्यान मालाओं के जब आमंत्रण आने लगे तो मैंने तब पढ़ना शुरू किया। मतलब एक्चुअल बात यह है कि बोलने से पहले मैंने पढ़ा, ये भी कोई 5-6 साल पुरानी बात है, पर जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि आई एम ब्लेस्ड, मैं जैन धर्म में पैदा हुआ, ये कितना ईश्वर ने कितना बड़ा उपकार मेरे ऊपर किया है। तो धम्मम शरणम गच्छामि यानी ईश्वर के उपदेश उन्हें पढ़ने से, जैसे मैंने कई इंटेलिजेंट लोगों से देखा, जब वो बहुत तकलीफ में होते हैं तो गीता का कोई भी पन्ना खोल लेते हैं, कोई भी श्लोक पढ़ लेते हैं, उससे उन्हें बेहतर महसूस होता है। रामचरितमानस कुछ लोग वो पढ़ते हैं, उससे उन्हें बेहतर महसूस होता है। तुलसीदास जी की चौपाइयां पढ़कर बेहतर महसूस होता है। एंड इट इज नॉट नेसेसरली एनी काइंड ऑफ रिलीजन। मैं तो बोलता हूं किसी भी भगवान का कोई भी उपदेश आप पढ़िए, अगर पढ़ सकते हैं तो आपकी एनर्जी में वृद्धि होगी, तय है। और थर्ड, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि के बाद तीसरा संघम शरणम गच्छामि। अगर मान लीजिए न भगवान मिल रहे हैं, न देवता मिल रहे हैं, न आचार्य मिल रहा है, न मंदिर मिल रहा है, न उपदेश मिल रहे हैं, तो फिर वो कम्युनिटी जो आपके भगवान और आपके संतों को मानती है, वो जो लाइट माइंडेड हैं, वो जो राइट माइंडेड हैं, वो जो सब एक ही विचार में विश्वास रखते हैं, उनके साथ समय बिताइए। अगर आप तेरापंथी हैं तो तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के साथ समय बिताइए। उस संघ के साथ समय बिताने से भी आपकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऊर्जा से ही सब कुछ है, या तो ये नेगेटिव हो जाती है या पॉजिटिव हो जाती है। पॉजिटिव हो जाती है तो आप सृजनात्मक हो जाओगे, पॉजिटिव हो जाती है तो आपका हृदय प्रेम से भर जाएगा, पॉजिटिव हो जाओगे तो फिर अपने आप शांत हो जाओ। जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है उसके भीतर शांति निवास करेगी। जिसका हृदय रिक्त है वो कभी शांत नहीं हो सकता। रिक्त हृदय वाला व्यक्ति हमेशा अशांत रहेगा, वो भटकता रहेगा, वो न मालूम क्या हासिल करना चाहेगा, सब जगह हासिल करके भी उस मृग मरीचिका से वो हमेशा पीड़ित रहेगा, उसे कभी भी शांति नहीं मिलेगी। लेकिन हृदय प्रेम से भर जाए तो अपने आप सब कुछ शांत महसूस होने लगे। एक और मैं बात बोलना चाहता हूं। मैं ये महसूस करता हूं कि आज के दौर में बड़ी अवेयरनेस हो गई है कि हमें हैप्पी रहना चाहिए, हमें हैप्पी रहना चाहिए, सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब समस्या क्या हो गई कि इसका भी एक दबाव हो गया, खुश रहने का दबाव हो गया लोगों पर, सच कह रहा हूं मैं। और बचा कुचा छोंका डाल दिया, दाल में जो तड़का लगता है वो डाल दिया सोशल मीडिया ने। तो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि भाई आपके एक मित्र हैं, वो मनाली जा रहे हैं या स्विट्जरलैंड जा रहे हैं घूमने, एंजॉय करने, वेकेशन में, सब काम वाम छोड़कर। आपको लग रहा है कि वो क्या है, खुश हैं। आपके घर में एकाएक तनाव का माहौल हो गया कि वो तो वहां जा रहे हैं, हम तो कहीं जा ही नहीं रहे। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं कि मेरे सारे फ्रेंड्स जो हैं वो वेकेशन पे जा रहे हैं, हम वेकेशन पे कहां चल रहे हैं। खुश रहने का दबाव मैं देखता हूं। मुझे एक बात पे मालूम नहीं वो सही है कि गलत है, कुछ बड़े बैठे बता सकते हैं। कभी कभी मॉर्निंग वॉक पे निकलता हूं, कभी कभी मेरा स्वास्थ्य देख के आप बता सकते हैं, तो मैं देखता हूं लाफ्टर क्लब। अब लाफ्टर क्लब में जो है बेवजह लोग ऐसे सर्कल बना के और हंस रहे होते हैं, वो हंसी अंदर से नहीं आती है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो अंदर से नहीं आती वो हंसी हो ही नहीं सकती है। वो बेवजह हंस रहे होते हैं, तो बेवजह हंसने से क्या होता है मुझे बताइए। ये सब खुश रहने का दबाव है, ये प्रसन्न रहने का दबाव है। सच कह रहा हूं मैं। आप देखिए, ये पूरा जो दबाव है ये प्रसन्न रहने का दबाव है। और मैं समझता हूं कि प्रसन्न रहने के दबाव से मुक्ति ही असली आनंद की अवस्था है। जब आप प्रसन्न रहने के दबाव से ही मुक्त हो जाते हैं, वो असली आनंद की अवस्था है। किसी भी संत को देख लीजिए, किसी भी त्याग करने वाले को देख लीजिए, हमारे घर के बुजुर्गों को देख लीजिए, उन पर यह खुश रहने का दबाव नहीं है। यह प्रसन्नता के दबाव से मुक्ति जो है वो आनंद की असली अवस्था है। और सबसे आखिरी बात, मैंने आपके जब महिला मंडल वाला कार्यक्रम था उसमें भी ये बात कही थी, उसे एक बार दोहराना फिर जरूरी है। देखिए, पूरी कवायद जो है माता पिता की, टीचर्स की, स्कूल्स की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटी की, वो मस्तिष्क विकसित करने पर है। सब अपने बच्चों का मस्तिष्क विकसित करना चाहते हैं, कोई कवायद हृदय विकसित करने की है ही नहीं। अब क्या हो रहा है कि जो पूरी की पूरी जनरेशन है उसका मस्तिष्क तो विकसित है, हृदय विकसित नहीं है। हृदय संकुचित और मस्तिष्क विकसित, कितना इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बन गया। छोटा दिल और तेज दिमाग, ये जो असंतुलन है, ये इस दुनिया की सारी समस्याएं, ड्रग्स से लेके आतंकवाद से लेके रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम तक, सबके लिए जिम्मेदार है विकसित मस्तिष्क और छोटा हृदय। क्योंकि हृदय विकसित करने का कोई प्रयास कभी करा ही नहीं गया और पढ़ाते चले गए। बच्चा इंटेलिजेंट होता चला गया तो वो स्वार्थी होता चला गया। प्रतियोगी विकसित मस्तिष्क अगर है और हृदय विकसित नहीं है तो मस्तिष्क सिर्फ प्रतियोगी बनेगा। प्रतियोगी मस्तिष्क हिंसक होता है, वो दूसरों से आगे निकलना चाहता है, वो दूसरों को हराना चाहता है, डकैत होता है, वो इस्तेमाल करना चाहता है, वो उपयोग करना चाहता है। प्रतियोगी मस्तिष्क जो है पूर्णतः हिंसक होता है। अगर हम सब जैन हैं, जैन अगर आप हैं, तो हृदय विकसित करना तो सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर आप सचमुच में चरित्र से जैन बनना चाहते हैं तो हृदय विकसित करना पड़ेगा। हैं दुनिया में लोग जो अद्भुत अद्भुत काम कर रहे हैं। बॉम्बे में एक दंपत्ति है हमारे जैन समाज की, उसने अपने घर के रसोइये को मास्टर शेफ में भेजा, रसोइये को, और वो जीत गया। उत्तर प्रदेश में स्कूल है, छोटे से कस्बे में, जैनी लोगों का स्कूल है, वहां पर बच्चे हैं कुछ। एक बच्चे को कैंसर हुआ, उस बच्चे को कीमो के कारण सारे बाल मुंडवाना पड़े अपने। उसके 8 की 8 दोस्तों ने अपने बाल कटवा लिए। एक बच्चे को स्कूल आने पे शर्म ना आए, क्योंकि कैंसर था, कीमो था, तो बाल उड़ गए। उसे स्कूल आने में शर्म ना आए, उसके 8 दोस्तों ने अपने बाल हटवा लिए। सर क्या कमाल की बात है। यह किसी करोड़ों रुपए के दान करने से बड़ी बात है। तो अगर हम अगर सचमुच में चरित्र और आचरण से जैन, व्यवहार से जैन बनना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपना हृदय विकसित करना चाहिए। प्रतियोगी मस्तिष्क को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। प्रतियोगी मस्तिष्क जो है वो हिंसक ही रहेगा। ये हमारे जो है छोटे से घर में, वो छोटे से कमरे में, हमारे घर के पीछे जो स्टोर्स होता है उसमें कई बार गर्मियों में छोटी सी चूहिया आ जाती है जो अलग अलग कोनों में भाग रही होती है।
प्रतियोगी मस्तिष्क इसी तरह बेचैन रहेगा, यही एंजाइटी रहेगी उसकी, उसे किसी स्थान पर कोई ठहराव नहीं मिलेगा। तो जो मैंने कहा, मैं तो अपनी बात कर चुका हूं, मैंने कुल मिला के 4-5 बात कही, उनको 1 मिनट में हम दोहरा देता हूं। मैंने सबसे पहले यह कहा कि हमारी महत्वाकांक्षा जो है वो महत्वाकांक्षा न हो, वो उत्कृष्टता की आकांक्षा हो, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ बेहतर होगा। मैंने कहा कि हमारा मस्तिष्क विकसित होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा विकसित होना चाहिए हमारा हृदय। मैंने कहा कि हम पीस को ट्रेड करें प्रॉस्पेरिटी से, ये कुछ समय तक ठीक है, लेकिन ये जीवन में कुचक्र नहीं होना चाहिए कि हर बार शांति को दांव पे लगा रहे हैं और संपन्नता पा रहे हैं। इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और मैंने कहा कि हमें प्रसन्न रहने के दबाव से मुक्ति ही असली आनंद की अवस्था है। एनीवेज, धन्यवाद, आपने प्रेम से बुलाया, सुना और समस्त आचार्यों के समझ मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला। ये मेरे लिए आनंद का विषय है। मैंने पहले भी कहा, मेरी माँ जो है वो तेरापंथ सेक्ट को बिलोंग करती है, तो मानूंगा मैं 50% तो मुझ में भी है वो सब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।